हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +1 का अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में आपको पेपर आया है उसका आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बताएंगे। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझना है। तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगेन्स। आपके पास ऑप्शन दिए हैं वेयर द बुक कीपिंग बिगेन्स, जहाँ खाता बही का कार्य प्रारंभ होता है। वेयर द बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ बही खाते का कार्य जो है वो समाप्त होता है। थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया है कि वेयर द बुक्स आर नॉट रिटन, जहाँ बही खाते लिखे नहीं जाते। और आपको फोर्थ ऑप्शन दिया है कि वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग इन द बुक्स, जहाँ बही खाते रखने का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते हैं कि द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगेन्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो सेकंड है कि जहाँ पर जो है बही खाते बुक कीपिंग का कार्य जो है वो समाप्त होता है, वहाँ पर जो है वो बही खाते का कार्य जो है वो आरंभ होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि वेयर द बुक कीपिंग एंड्स, तो आप अकाउंटेंसी आप वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर बुक कीपिंग का कार्य जो है वो समाप्त होता है, क्योंकि बुक कीपिंग जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। और ये जो है कार्य जो है आप सभी जानते हैं कि बिल वोचर से स्टार्ट होता है। और ये अकाउंटिंग का काम जो है वो तब स्टार्ट होता है कि जब बुक कीपिंग का काम समाप्त हो जाता है, क्योंकि बुक कीपिंग जो है वो डेली वर्क का कार्य है। ये अकाउंटिंग जो है वो जर्नल और लेजर के बाद जो है और जब वर्ष के अंत में आपने ट्रायल बैलेंस बनानी होती है या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनानी होती है, तब आप अकाउंटिंग का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन दिया है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लेखांकन में लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, मतलब वित्तीय लेन देन या गैर वित्तीय लेन देन। तो आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट मीन्स कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड है कि वित्तीय ट्रांजैक्शन जो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Each and everybody know, आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर only those transaction are recorded which are expressed in terms of money. That means non monetary transaction will not record in the books of account. तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि करंट असेट इज, चालू संपत्ति है। लैंड एंड बिल्डिंग आप सभी जानते हैं फिक्स्ड असेट है, भूमि और भवन जो फिक्स्ड असेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी जो है वो फिक्स्ड असेट है, फर्नीचर एंड फिक्चर भी जो है वो फिक्स्ड असेट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कैश है, रोकड़ है। रोकड़ जो है वो एक प्रकार की करंट असेट है। तो करंट असेट आर दोज असेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर। वे बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं जिन्हें एक साल के अंदर जो है वो कैश में कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें आप जो है करंट असेट की संज्ञा देते हैं। जो कैश इन हैंड भी जो है ये इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगेन्स, लेखांकन का कार्य शुरू होता है। तो अभी भी आपको बताया कि अकाउंटिंग का काम जो है वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ बुक कीपिंग का एंड होता है। तो इस बार आपके पास ऑप्शन दिया है कि वेयर द बुक कीपिंग बिगेन्स, जहाँ पुस्त पालन का काम शुरू होता है वहाँ अकाउंटिंग का काम जो है शुरू नहीं होता है। दूसरा वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ पुस्त पालन का काम समाप्त होता है वहीं से जो है वो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का काम जो है वो स्टार्ट होता है। तो राइट ऑप्शन तो बिल्कुल यही होगा। थर्ड आपके पास ऑप्शन दिया, इसको भी पढ़ लेते हैं। वेयर द बुक्स आर नॉट रिटन, जहाँ किताबें नहीं लिखी जाती, तो वो भी जो है इसका आंसर नहीं है। और वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग द बुक्स, जहाँ किताबें रखने का कोई उद्देश्य ना हो, तो ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है कि द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगेन वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। तो आप सभी जानते हैं कि लेखांकन का कार्य जो है वहाँ से शुरू होता है कि जहाँ पर से बुक कीपिंग का काम जो है समाप्त होता है। ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक कटौती अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, माल बेचते समय दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड
एट द टाइम ऑफ व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द सेल ऑफ गुड्स। तो इस बात का ध्यान रखें कि ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक कटौती जो है, चाहे आप माल नगद में बेचो चाहे उधार में बेचो, हर कंडीशन में दी जाती है। परंतु कंडीशन यहाँ पर ये क्लियर सी है कि ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो है आप चाहे माल क्रेडिट में बेचो चाहे आप कैश में बेचो, दोनों पर दी जाती है और इसे लेखा पुस्तकों में इसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन को हम पढ़ते हैं कि अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की राशि प्राप्त करते समय दी जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तो दी नहीं जाती, क्योंकि वो तो कैश डिस्काउंट होता है। अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, दैट इज वेरी राइट आंसर, कि माल बेचते समय जो है वो दी जाती है। थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो राशि प्राप्त करते समय और माल को बेचते समय दी जाती है। ये भी जो है इसका जो है राइट आंसर नहीं है, माल को बेचते समय तो दी जाती है परंतु राशि को प्राप्त समय जो है ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया जाता। तो नॉट अलाउड इन एनी ऑफ द अबव केस, ये भी जो है इसका आंसर नहीं है। तो इसका जो आंसर है अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कि जब आप माल को बेचते हैं उस समय जो है अलाउड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिजनेस इज कंसिडर्ड इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, किस लेखांकन अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय का स्वामी से अलग माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा। आपको पता होना चाहिए कि किस लेखांकन अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय को स्वामी से अलग माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट अर्थात बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है इसका राइट आंसर है। ना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और नन ऑफ द अबव। तो किस लेखांकन अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय के स्वामी को अलग माना जाता है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस इज कंसिडर्ड इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स अकाउंटिंग ईयर इज। आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार के अकाउंटिंग ईयर होते हैं, एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार कैलेंडर ईयर को जो है वो मान्यता नहीं दी गई है, बल्कि फाइनेंशियल ईयर को मान्यता दी गई है। और आप सभी जानते हैं कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं कि एवरी ईयर दिवाली, तो आप सभी जानते हैं दिवाली पर जो है वो इनकम टैक्स अकाउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि आय कर के दृष्टिकोण का लेखा वर्ष जो है वो दिवाली, प्रत्येक वर्ष दिवाली को नहीं हो सकता। एवरी ईयर दशहरे को भी नहीं हो सकता। सी दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज राइट आंसर, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपको बताया मैंने कि जो है यही जो है इसका राइट आंसर हो सकता है। वो इसका राइट आंसर इसलिए हो सकता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है और यही इसका राइट आंसर है। नन ऑफ द वो इसका आंसर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा के अनुसार आपके पास ऑप्शन दिए हैं कि मुद्रा माप की मान्यता क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि ओनली दो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये तो आपका इसका मीनिंग है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन दिया है द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड। नो, दैट इज नॉट, दैट इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि वे लेन देन जो मुद्रा में नहीं मापे जाते, मुद्रा माप की अवधारणा के अनुसार लेखांकन में उनका कोई भी लेखा नहीं किया जाता। सेकंड है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वे लेन देन जो मुद्रा में मापे जाते हैं, लिखे जाते हैं। दैट इज द राइट आंसर, कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद थर्ड है जी, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल यही होगा, परंतु थर्ड भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन कि प्रॉपर रिकॉर्ड इन इज मेंटेन ऑफ बोथ द अबव ट्रांजेक्शन। ये गलत है, नन ऑफ द अबव भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, कि वे लेन देन जो मुद्रा में मापे जाते हैं ही अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है लिखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूजफुल, लेखांकन प्रमाप लाभदायक है, जितने भी इसके प्रयोग करते हैं उन सभी के लिए लाभदायक है। चाहे आपका इन्वेस्टर है, चाहे आपका आउटसाइडर है,
चाहे आपका ऑडिटर है, तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर जो है टू ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर यूजफुल फॉर द वेरियस यूजर्स, चाहे वो आपका इनिशियल पार्ट इंटरनल यूजर्स हों चाहे एक्सटर्नल यूजर्स हों, तो सभी के लिए जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो महत्वपूर्ण है। यद्यपि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑडिटर्स और अकाउंटेंट के लिए, परंतु आप सभी जानते हैं कि देर आर लॉट ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस और ऑल द यूजर्स आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड all useful information to the various users like investor, outsider, editors, governments and all other parties को जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसलिए ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मस्ट बी सिंपल और क्लियर, सिंपल एंड क्लियर। पहला ऑप्शन था सिंपल, दूसरा क्लियर, सिंपल एंड क्लियर, नन ऑफ द अबव। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सिंपल भी होने चाहिए और क्लियर भी होने चाहिए, साधारण भी होने चाहिए, स्पष्ट भी होने चाहिए, ताकि जितने भी इसके प्रयोग करता है उनको आसानी से समझ आ सके। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मस्ट बी सिंपल, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल। ये सारी बातें जो इसके अंदर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जी सिंपल एंड क्लियर। हु इज द फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? द फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, आपके पास ऑप्शन दिए हैं कि इज देयर लुका पासियोली, बाटली बॉय, मार्शल, और आपके पास फोर्थ ऑप्शन दिया है पिकल्स। तो आप सभी जानते हैं कि द फादर ऑफ अकाउंटिंग और द फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज लुका पासियोली। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फाउंडर जो है डबल एंट्री सिस्टम का उसे लुका पासियोली ही है। तो ए इज द राइट आंसर। दैट मीन्स कि ही इज द फादर ऑफ bookkeeping, he is also the father of accounting, he is also the founder of double entry system। तो लुका पासियोली को जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का जन्मदाता माना जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। द कॉमोडिटी इन विच द ट्रेडर डील्स आर कॉल्ड। आप सभी जानते हैं कि व्यापारी जिन वस्तुओं में व्यापार करता है दैट इज कॉल्ड परचेज। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। असेट हो नहीं सकता है, गुड्स जो है भी जो है आपके पास माल भी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्रेडर्स जिसमें डील करता है उसको माल को जो है इसमें इसका जो राइट आंसर आएगा वो परचेज नहीं आएगा, बल्कि जो इसका राइट आंसर आएगा। आप सभी जानते हैं कि व्यापारी जिन वस्तुओं में व्यापार करता है उसे आप जो है गुड्स की संज्ञा देते हैं। दैट मीन्स कि गुड्स इज द राइट आंसर। रीजन बीइंग, क्योंकि गुड्स जो है वो 4 प्रकार की होती है, उसके अंदर परचेज भी आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्यापारी जिन वस्तुओं में व्यापार करता है और उसको खरीदना जो है वो परचेज कहलाता है, फिर उसको बेचना जो है वो सेल कहलाता है, फिर उसका जो अगर बेचा गया माल वापस करते हैं उसको सेल रिटर्न बोलते हैं, अगर खरीदा गया माल जो है आप वापस करते हैं तो उसको आप परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि परचेज आल्सो इंक्लूड इन द गुड्स। तो इसलिए व्यापारी जिन वस्तुओं में व्यापार करता है इसका जो राइट आंसर है वो है गुड्स, अर्थात माल की संज्ञा देते हैं, उसको आप माल की संज्ञा देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यापारी जिन वस्तुओं में व्यापार करता है अर्थात इन विच ट्रेडर डील्स दैट इज कॉल्ड गुड्स। तो व्यापारी का जिन वस्तुओं में व्यापार करना जो है वो माल कहलाता है, गुड्स कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। 4 प्रकार का होता है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न। तो इस प्रकार से गुड्स को जो है 4 भागों में बांटते हैं। तो इसे जो इसका राइट आंसर है बी है कि द कमोडिटी इन विच द ट्रेडर डील्स आर कॉल्ड गुड्स। तो उनको आप जो है गुड्स की संज्ञा देते हैं। विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये बोलते हैं कि इसमें से जो है कौन सी इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन आप सभी जानते हैं कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होते हैं। तो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होते हैं कि अगर लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दें तो असेट आता है। असेट जो है वो लायबिलिटी माइनस कैपिटल नहीं हो सकते, कैपिटल जो है वो असेट प्लस लायबिलिटी नहीं हो सकती, लायबिलिटी जो है वो असेट प्लस कैपिटल नहीं हो सकती। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका राइट आंसर है वो फर्स्ट है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाते कितने प्रकार के होते हैं। जनरली आप सभी जानते हैं कि खातों को जो है वो क्लासिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है वो 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट और नंबर 3 इज नॉमिनल अकाउंट। तो जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के हमारे खाते होते हैं, जिसमें पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है
डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाते कितने तरह के होते हैं? खाते जो है वो 3 तरह के होते हैं, ना तो 1 प्रकार का, ना 2 प्रकार के, ना 4 प्रकार के, बल्कि खाते जो है वो जनरली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। विच इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, कि आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो है पर्सनल अकाउंट कौन सा है? तो आपके पास ए दिया है ड्राइंग अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और रेंट अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है ड्राइंग। ड्राइंग इज ए पर्सनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट, मशीनरी इज ए रियल अकाउंट, रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए जो पर्सनल अकाउंट है इसके अंदर वो ड्राइंग ही है, तो ड्राइंग इज ए पर्सनल अकाउंट। व्हेन ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड, कि जब ऑल ट्रांजेक्शन जो है रिलेटेड टू वन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक खाते से संबंधित सभी लेन देन एक एकत्रित किए जाते हैं तो उसे जो है क्या बोलते हैं? लेजर की संज्ञा देते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खाता एक सूची है जिसमें किसी व्यक्ति, संपत्ति, आय व्यय से संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा जोखा एक स्थान पर किया जाता है, उसे आप अकाउंट की संज्ञा देते हैं। क्योंकि अकाउंट इज समराइज रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर एंड एनी अदर आइटम एट वन प्लेस। तो जब एक खाते के से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा जोखा एक स्थान पर किया जाता है तो उसे आप लेजर की संज्ञा देते हैं। ना ये जनरल होता है, ना ट्रायल बैलेंस होता है, ना बैलेंस शीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी आपका लेजर। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, आप जैसे इसके नाम से क्लियर है कि ये स्टेटमेंट है, इज ए स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट, नॉट इन ए सब्सिडरी बुक्स, नॉट इन ए लिस्ट, तो दैट मीन्स इट इज इन ए स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is a statement which reconcile the difference between बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। जब कैश बुक का बैलेंस जो है पासबुक से बैलेंस से नहीं मिलता है तो आप एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की संज्ञा देते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है एक प्रकार की स्टेटमेंट है। बैंक समाधान विवरण एक प्रकार का विवरण है। तो ध्यान रखें इस बात का कि बैंक समाधान विवरण जो है एक प्रकार का विवरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज, रोकड़ बही का शेष हमेशा होता है। आप सभी जानते हैं कि ऑलवेज कैश बुक ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, ना क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट भी नहीं होता है, ना इधर डेबिट और क्रेडिट। तो कैश बुक का जो है हमेशा ही सिंपल कॉलम कैश बुक का, जो आप कैश बुक का कैश कॉलम की बात करते हैं उसका हमेशा ही डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा आता है, इसलिए कैश बुक ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 और जो 20 आपने करने हैं वो इस बेस पर करने हैं कि आपको दिया है कि फॉर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 टू स्टेटमेंट आर गिवन, असर्टेन ए एंड टू रीजन। ए जो है आपके पास असर्शन दी है और टू जो आपके पास दिया है वो रीजन दिया है। असर्शंस और रीजन्स में आप लोगों ने सिलेक्ट करना है द करेक्ट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन ए बी सी एंड डी। आपने ए को सिलेक्ट करना है कि बोथ ए एंड आर तो ट्रू भी हो और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी हो। आपने बी को सिलेक्ट करना है कि इफ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो उसके बाद जो है आपने सी में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तब करना है, और डी आपने ऑप्शन तब लेना है कि ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन आपके पास दिया है कि व्हेन कैश पेड टू राम, आपके पास दिया है कि कैश पेड टू राम की जो है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, राम अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राम इज ए पर्सनल अकाउंट, तो राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है इसलिए डेबिट किया जाएगा। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कैश को क्रेडिट किया जाएगा। कैश इज ए रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस प्रकार से इस पर रूल लगेगा। तो ये बोलता है कि आपके पास रीजन दिया है कि गोल्डन रूल आपने इसमें लगाना है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यद्यपि राम अकाउंट की तो सही एक्सप्लेनेशन किया है, परंतु डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर की जो है वो, क्योंकि कैश जो है वो क्रेडिट वर्ड गोज आउट
होना चाहिए था, इसलिए जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए एंड आर इज ट्रू, ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि बी इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का सेशन दिया है कि इन कैश बुक ऑल कैश रिसिप्ट आर डेबिट एंड कैश पेमेंट आर क्रेडिट। इसका रीजन दिया है कि कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो इसका जो है राइट आंसर है वो ए है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसमें क्लियर दिया कि ऑल कैश बुक ऑल कैश बुक ऑल कैश रिसिप्ट आर डेबिट एंड ऑल कैश पेमेंट आर क्रेडिट, दैट इज राइट। एंड कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, दैट इज आल्सो राइट। एंड द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने बड़े डिटेल में रखे। तो अब आपने जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।